हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी सरकारी में। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे आपके रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है ये जूनियर अकाउंटेंट टीआरए के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन ये जनरल साइंस जो है वो कॉमन होता है हर एग्जाम्स में। यही टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर उसमें जनरल साइंस सिलेबस में है तो ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका जनरल साइंस तो वो जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और साथ में थ्योरी को भी समझते हुए चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दो तरीके की अभिक्रियाएं होती है, एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और दूसरी होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है कि ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। क्षेपी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो माने होता है बाहर, जब ऊष्मा बाहर निकल जाए तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और अगर किसी अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है तो ऐसी अभिक्रिया शोषी, क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक। एंडो माने अंदर जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसके विपरीत रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी, जहां ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो अभिकारक होता है उससे उत्पाद बनता है और उत्पाद के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ठीक है, अगर आप वीडियोस मेरी देखते हैं तो आपको कॉपी पेन लेके साथ में जरूर बैठना है, तभी आपका साइंस स्ट्रांग होगा। जितना भी मैं आपको यहाँ पर मटेरियल देती हूँ आपको वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि एक बार आंखों से देखने पे चीजें तैयार नहीं होती है। पढ़ाई मांगती है बार बार रिवीजन। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा और उतना ही आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आ पाओगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के लिए साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अभी हमने किया था ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। अब अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, या कागज का फटना कैसा परिवर्तन है, पेड़ का काटना कैसा परिवर्तन है, ठीक है, या बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है। तो यानी कि अब देखो, दो तरीके के परिवर्तन होते हैं हमारे, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन होता है? हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कि अगर एक बार आपका दूध से दही बन गया तो आप वापस से दही से दूध नहीं बना सकते। कभी ऐसा होता है कि घर में मेहमान आए हो, दूध ना हो, दूध की जगह पे आप दही यूज कर लो चाय बनाने के लिए? नहीं होता ना। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि आपका जो पहले का जो रिएक्टेंट होता है और जो बाद का प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उसको आप यूज नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखो, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और जो नया पदार्थ बनता है वो पुराने से बिल्कुल अलग होता है। जैसे अगर आप दूध से दही बनाते हो तो दूध भाई मीठा होता है पीने में, है ना, उसकी चाय बनती है, दूध से आप पनीर बना सकते हो। लेकिन दही जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है ना, दही से आप चाय बना सकते हो ना पनीर बना सकते हो। सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखो, दही से वापस दूध तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो एक बार जो बन गया वो बन गया, उसे दोबारा से पुनः जो पहले का पदार्थ है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये स्थायी परिवर्तन होता है। अब जैसे खाने का पकना, रोटी का बनना, सब्जी का बनना, ये भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कि आपने मानो लौकी की सब्जी बनाई, आपका मन नहीं कर रहा है, तो क्या उससे वापस आप कच्ची लौकी ले आओगे? नहीं। एक बार जो बन गया वो बन गया। अब नए पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। उदाहरण है लोहे पे जंग लगना। एक बार लोहे पे जंग लग गई तो अब क्या होगा, वो लोहा वापस से आप ठीक नहीं कर सकते। तो लोहे पे जंग लगना भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, यानी कि केवल रंग उसका बदल गया, गंध बदल गई। तो इस तरीके का परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अस्थायी परिवर्तन है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बर्फ का पिघलना। देखो, बर्फ को अगर आप पानी को फ्रिज में रखोगे तो क्या होगा, वो जम जाएगा।
लेकिन जैसे ही आप कारण हटाओगे, यानी कि जैसे ही आप बर्फ को फ्रिज में से निकाल के वापस रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। तो इस तरीके का परिवर्तन क्या कहलाता है, हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, अगर आपको जनरल साइंस पूरी अच्छी तरीके से तैयार करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। एक दिन आए दूसरे दिन गायब, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप कंटिन्यूटी में रहते हैं, अगर आप रोज मेरे वीडियो देखते हैं और नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, तो इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर कोई भी जनरल साइंस से संबंधित कोई भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, इतना परफेक्ट हो जाएंगे आप जनरल साइंस में। लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि आपको रोज यहाँ पर आना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे और उनको रिवाइज करना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ करके क्या बना रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हूँ, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, मेरे अभिकारक हैं। और जो बन गया वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपना उत्पाद। जो बन गया वो उत्पाद, और जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। रिवॉर्ड प्रतिफल तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। रिएक्टेंट हमने पढ़ लिया। और ये जो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी कहानी चल रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है, अभी अभी पढ़ा, ऊर्जा निकल रही है तो छेपी, बाहर निकल गया एक्सोथर्मिक, और जा रही है अंदर तो एंडो। ठीक है, कौन सा, एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो ऐसी अभिक्रिया जहां ऊष्मा चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी या फिर एंडोथर्मिक। देखो, योगशील अभिक्रिया मैंने आपको कल कराई थी कि जब दो अभिकारक का योग होकर के एक उत्पाद बनता है तो ऐसी अभिक्रिया को योगशील अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन अभिक्रिया है जहां पे कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील पदार्थ से आपकी क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। और ऑक्सीडेशन, उपचयन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और अगर ऑक्सीजन हट जाएगा किसी अभिक्रिया से तो रिडक्शन होता है। जिसको नहीं समझ आ रहा है मेरा कल का वीडियो देख लेना। अभी आज जो हम कर रहे हैं फिजिकल रिएक्शन का पार्ट 2 है, और फिजिकल और केमिकल रिएक्शन का अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो वहां मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई है। इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रभाव से अपघटित होता है, तो कौन सा हो जाता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं AgBr को, AgBr को बोलते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कल ही बताया था मैंने, जल्दी बोलो। इसका उपयोग जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म में किया जाता है, एक्सरे में किया जाता है। जो पहले जो आपके आते थे ना रील वाले कैमरे जिसमें निगेटिव लगता था, है ना, तो उसमें क्या है, जो वो रील होती है वो ब्राउन ब्राउन कलर की, वो किसकी वजह से होती है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से। और जो एक्सरे होता है उसमें भी सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए अगली वीडियो पे आ जाते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एक जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वो कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में जुड़ रहा है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं हम, अम्ल की अभिक्रिया अपना क्षार से कराते हैं। क्षार क्या हो गया हमारा, बोलो बोलो भाई, क्षार क्या हो गया, जब HCl की रिएक्शन किससे कराई जाती है, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है, यानी कि HCl की अभिक्रिया कराते हैं हम NaOH के साथ में, तो क्या बनता है हमारा, NaCl बनता है। NaCl क्या है, लवण। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। H2O क्या है हमारा, जल। तो ऐसी अभिक्रिया जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जहां दो पदार्थ जुड़ते हैं। और अपघटन अभिक्रिया होती है जहां पे दो पदार्थ, मतलब दो पदार्थ नहीं, एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन
किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो होता है इसमें, जैसे ही हम श्वसन करते हैं तो क्या होता है, इसमें ऊष्मा रिलीज होती है, यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो कल जो वीडियो मैंने डाली थी और आज की ये वीडियो है, दो पार्ट में वीडियो, अगर आप ये कर लेते हो तो आपका फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस है उसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना। और इससे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि धातु और धातु कर चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप टाइम टू स्टडी सरकारी डाल के टेलीग्राम पे सर्च करते हो तो भी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल वहां पर मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे बढ़िया शानदार क्वेश्चंस और ट्रिक्स जो है वो आपको करने के लिए मिलती रहेंगी। साथ ही जो भी हम वीडियो करते हैं उसके पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी से जल लेते हैं और उसके बाद में अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? C6H12O6। किसका फॉर्मूला है हमारा? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ऑक्सीजन गैस जो है उसको बाहर निकाल देते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बोलते हैं। फोटोकेमिकल नहीं होगा यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस आएगा। ठीक है, तो ये हमारी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है हमारा? C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऑक्सीजन तो पौधे जो होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं, जिनको हम ले लेते हैं। और जो ग्लूकोज है वो अपने अंदर, जो पौधे हैं वो किसके रूप में स्टोर करते हैं? वो स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। इसके रूप में, स्टार्च के रूप में। तो हम जो भी पौधों से पानी लेते, खाना लेते हैं, उसमें जो खाना होता है वो किस रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में होता है। और ये जो स्टार्च है ये किससे मिलकर के बनता है? ग्लूकोज के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बनता है। तो इतने क्वेश्चंस जो थे वो आपके यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संतुलित का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं कि C+O2 gives CO2, यानी कि अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराती हूँ तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है तो यहाँ ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है। यानी कि ये नियम है, द्रव्यमान का नियम बोलते हैं इसको, कि जब भी किसी अभिक्रिया में कोई भी कण भाग लेता है तो जितना उसका अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद बनेगा। यानी कि अगर अभिकारक में एक मॉलिक्यूल है तो उत्पाद में भी एक ही मॉलिक्यूल होगा। तो इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान की अनवरता के सिद्धांत पर। किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, वेग का नियम, सक्रिय ऊर्जा का नियम, न्यूटन के गति का नियम, ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो हमारे गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इमॉर्टलिटी ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए, तो इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो मेरे इससे रिलेटेड, जितना भी थ्योरी पोर्शन होता है आपका फिजिकल और केमिकल चेंज में, मैंने आपको इन दो वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। इससे बाहर तो नहीं आने वाला है इस टॉपिक से। जितना भी थ्योरी था वो भी मैंने करा दिया और साथ ही जितने क्वेश्चंस हो सकते थे वो भी मैंने करा दिए हैं। कल हम एक नए टॉपिक के साथ चैनल पे मिलेंगे। जनरल साइंस आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त इतनी है कि आपको रोज मेरे साथ जुड़े रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट करके भी बताना वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे हम कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।